हेलो दोस्तों, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। एक्चुअली क्या है, ये जो टॉपिक था, मैं एक एस्ट्रोफिज़िक्स या ज्योग्राफी का एक टॉपिक करवाने जा रहा था। दैट वाज द यूनिवर्स। वो यूनिवर्स वाला टॉपिक था और उसमें थोड़ा सा ये था कि भाई जैसे किसी स्टूडेंट ने एक क्वेश्चन रेज़ किया कि हमारे जो प्लेनेट है वो सन के चारों तरफ एक डेफिनेट ऑर्बिट में आपका क्यों रोटेट करते हैं। तो इसके पीछे आपका जो कारण है, जनरली हम तो ज्योग्राफी में ये बता देते हैं कि जो हमारा सन है वो पूरे सोलर सिस्टम के जो 99% जो मास है उसको कंट्रीब्यूट करता है। तो अब क्योंकि उसका मास ज़्यादा है तो इसलिए उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ज़्यादा होएगा। इसलिए वो क्या होता है कि जितने भी जो हमारे 8 प्लेनेट है उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। लेकिन कुछ जियोलॉजिस्ट कहते हैं कि जो हमारे ये जो प्लेनेट है इनमें से कुछ की अपनी एक सूडो फोर्स भी होती है जो सन के अगेंस्ट काम करती है, इसलिए वो सन की तरफ नहीं आते हैं या सन में नहीं जुड़ते हैं, वो अपने डेफिनेट ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। लेकिन इसमें हम जैसे न्यूटन के कंसेप्ट की भी बात कर सकते हैं। जैसे न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फोर्स का कंसेप्ट दिया था कि जिस भी बॉडी का जो मास है वो ज़्यादा होएगा तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज़्यादा होएगा। तो वो वाला कंसेप्ट यहाँ पे काम करता है। लेकिन अगर हम जनरली देखें तो जो न्यूटन साहब थे उन्होंने क्या था, ग्रेविटेशनल जो फोर्स है उसको अच्छे से डिफाइन नहीं किया। उन्होंने ये बात सही, उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स की बात तो की, लेकिन वो कहाँ से जनरेट हुई है उसके बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की है। तो इसके उपरांत क्या हुआ, जो एल्बर्ट आइंस्टाइन जी थे उन्होंने दो आपका थ्योरी दी थी। एक स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी, एक जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में वो क्या कहते हैं कि आपका जो ये हमारा ग्रेविटी होता है या हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये आपका कुछ नहीं है, ये सिर्फ क्या होता है, दिस इज़ बेसिकली अ कर्वेचर इन द स्पेस एंड टाइम। हमारा जो स्पेस एंड टाइम है या मतलब एक तरह कैसे ले लीजिए जिसमें हमारे जितनी जो हेवनली बॉडीज़ है वो एग्जिस्ट कर रही है। तो वहाँ पे क्या होता है, जिस बॉडी का मास ज़्यादा होएगा तो वो आपका बेंड करेगी, वो एक कर्व क्रिएट करेगी। जैसे मान लीजिए एक रबड़ की शीट ले लीजिए, उसके ऊपर एक हैवी आयरन बॉल रखिए तो वो बेंड हो जाएगी। उसी तरह का कंसेप्ट हमारे को यहाँ देखने को मिलता है। तो यहाँ जो हमारा सन है उसका क्योंकि मास ज़्यादा है तो वो आपके एक कर्वेचर क्रिएट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो छोटे प्लेनेट है वो अपनी ओर अट्रैक्ट करता है और इस तरीके से वो एक डेफिनेट ऑर्बिट में क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। अब क्योंकि यहाँ ये कर्वेचर की बात आई, ये हम कैसे प्रूव करेंगे कि भाई इस तरह की चीज़ होती है, क्योंकि न्यूटन साहब तो ये कह रहे हैं जो लाइट है, लाइट आपका क्या होता है, एक अपनी कांस्टेंट स्पीड से आगे फ्लो करती है। तो यहाँ हम देखेंगे कि जब आपका सोलर एक्लिप्स का फिनोमिना होता है तो सोलर एक्लिप्स के दौरान क्या होता है, जो सन है वो पूरी तरह से आपका कवर हो जाता है, ढक जाता है वो, और उसकी जो लाइट है वो अर्थ के ऊपर नहीं आती है। लेकिन क्या होता है, कुछ जो स्टार्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में या हमारी गैलेक्सी में, उनकी जो लाइट है वो क्या करती है, वो सन के कर्वेचर को पार करके क्या है हमारे अर्थ सिस्टम के ऊपर आ जाती है। तो ये चीज़ हमारे को पता लगती है कि वो लाइट की स्पीड के बारे में थोड़ा सा ये भी कहते हैं कुछ एक लोग की, कर्वेचर में जो स्पीड है वो लाइट की कम हो जाती है। बट एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब कहते हैं कि भाई ऐसा नहीं है, जो लाइट होती है वो उसी आपका स्पीड से फ्लो करती है और कर्वेचर में आपको जो शॉर्टेस्ट वी होगी उसको वो फॉलो करेगी। तो ये हमारे को कंसेप्ट पता चला कि कैसे जो हमारे जो प्लैनेट्स है वो मतलब एक डेफिनेट ऑर्बिट में आपका रोटेट करते हैं। अलग अलग पर्सपेक्टिव से मैंने बात की, मैंने ज्योग्राफी या जियोलॉजिस्ट की पर्सपेक्टिव से भी बात की है और साइंटिस्ट के पर्सपेक्टिव से भी बात की है। और साथ ही इसमें हमारे को जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि न्यूटन ने दी थी उसके बारे में भी पता लगा, और जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है जो कि विच वॉज गिवन बाय एल्बर्ट आइंस्टाइन, उसके बारे में भी पता लगा, जो कि एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशन थी इन द फील्ड ऑफ साइंस।